हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज आपका विज्ञान की तीसरा पार्ट है, पार्ट 2 जो अपन पढ़ रहे थे उसके तीसरी ऑनलाइन क्लास है और आज अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए अपन चैप्टर फिनिश करते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। चलिए, तो अपन ने पहले पढ़ लिया था सूक्ष्म जीवों के फ़ायदे, कैसे हमारे दोस्त हैं वो मित्र हैं और कैसे हमारे शत्रु हैं, नुकसान भी, बीमारियां भी पढ़ ली अपन ने। अब एक नुकसान और है कि सूक्ष्म जीव भोजन को खराब विषैला बना देते हैं और अगर उस भोजन को अपन खा ले तो हमारे शरीर में खाद विषाक्तन नाम हो जाता है। ये एक बीमारी हो गई, एक तरह से पेट में दर्द होने लगता है, उल्टियाँ होने लगती हैं। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ेंगे यहाँ से। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यानी भोजन में अगर सूक्ष्म जीव लग गए, कीटाणु लग गए, तो वो उसमें विषैला मतलब जहरीले पदार्थ बनाएंगे। यह भोजन को विषाक्त यानी जहरीला बना देते हैं, जिससे सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये भोजन बहुत तगड़ा जहरीला हो जाता है, जिससे आपकी मतलब अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो उसकी तो मृत्यु भी हो सकती है। इतना खतरनाक जहर ये बनाते हैं। अतः ये आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। तो ये ज़रूरी है कि अपन भोजन को संदूषित यानी कीटाणु सूक्ष्म जीव लगने से बचाएं, जिससे भोजन खराब नहीं हो और हमारी सेहत को भी नुकसान नहीं हो। ठीक है, अब आता है खाद्य परिरक्षण, यानी भोजन को संदूषित होने से कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षा करें भोजन की। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के बारे में पढ़ा था। अपने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, चैप्टर 1 में, जैसे कैसे बीजों को और होने वाली फसल को बचा कर रखते हैं। तो आगे अपन पढ़ते हैं। देखो, जब भी सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं तो संदूषित भोजन से दुर्गंध बास आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है, रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे जो सूक्ष्म जीव वो अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बना लेते हैं, जिससे ये सब होता है। पहेली ने आम खरीदे और कुछ दिन तक नहीं खाए, कुछ दिन बाद आम सड़ गए, लेकिन अब उसे तो पता है कि दादी जब कैरी का अचार यानी आम का अचार बनाती है तब तो अचार काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि दादी अचार में क्या करती है, खाद्य परिरक्षण के लिए कुछ चीज़ें डालती हैं, जिससे काफ़ी टाइम तक उस आम के अचार में सूक्ष्म जीव नहीं लगते और हमारा अचार ख़राब नहीं होता, उसमें कोई विषैला पदार्थ नहीं बनता। तो अब देखो, खाद्य परिरक्षण के कुछ तरीके हैं, अपन पढ़ेंगे। पहला है रासायनिक उपाय। रसायन यानी कोई भी केमिकल डाल के अपन कैसे भोजन को बचा सकते हैं। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। यानी भोजन में अगर अपन नमक और खाद्य तेल डाल देंगे तो उसमें सूक्ष्म जीव नहीं लगेंगे और भोजन खराब नहीं होगा। अतः इन्हें परिरक्षक भी कहते हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं? परिरक्षक। क्यों? क्योंकि भोजन की रक्षा करते हैं सूक्ष्म जीवों से। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। तो ऐसा नमक और खाद्य अम्ल अपन अचार में ज़्यादा डालते हैं, जिससे उसमें ये कीटाणु नहीं लगते और अपना अचार खराब नहीं होता। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। ये कुछ केमिकल्स के नाम है, रसायन के नाम है, जिनको रासायनिक तरीके से भोजन को बचाने में काम आते हैं। जैम व स्क्वैश बनाने में, जैम जो अपन खाते हैं ब्रेड पे लगा के, उसमें भी रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिससे जैम काफ़ी टाइम तक खराब नहीं होता। आगे है नमक द्वारा परिरक्षण। नमक, सामान्य नमक जो घर में खाते हैं ना अपन, जो रोटी में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, तो उसका उपयोग मांस व मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे से किया जा रहा है। मांस व मछली के ऊपर क्या करते हैं, सूखा नमक और डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें नमी नहीं लगती तो सूक्ष्म जीव नहीं लगते और उसको खराब नहीं करते। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। और ऐसे ही आम, आंवला और इमली पे भी अगर अपन नमक लगा देंगे तो काफ़ी टाइम तक वो खराब नहीं होंगे। अतः चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। जैम, जेली और स्क्वैश में क्या करते हैं, भोजन खाने के पदार्थ हैं, इनमें चीनी मिला देते हैं। तो चीनी मिलाने से नमी की कमी हो जाती है, पानी नहीं होता। और ज़्यादातर देखो कहीं पे भी सूक्ष्म जीव फैलते हैं तो नमी के कारण फैलते हैं, पानी होने के कारण। तो पानी जब होगा ही नहीं तो सूक्ष्म जीव नहीं फैलेंगे और संदूषण भी नहीं हो पाएगा, भोजन खराब नहीं हो पाएगा, उसमें कोई जहरीला पदार्थ, विषैला पदार्थ नहीं बन पाएगा, और जिससे जीवाणु की वृद्धि भी रुक जाएगी। अगला आता तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण।
तेल और सिरका एक रसायन का नाम है जो खट्टा होता है भयंकर। इसका उपयोग अचार के संदूषण में, ये भी अचार में डाला जाता है तेल और सिरका, जिससे अचार काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होता क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। जैसे ही आपने भोजन में तेल सिरका डाल दिया तो जीवाणु उसमें कभी आ ही नहीं सकते, जीवाणु को मार देता है ये। सब्जियां, फल, मछली, मांस का परिरक्षण भी इस विधि द्वारा किया जाता है। अगला आता है गर्म एवं ठंडा करना। ठीक है, लिक्विड जैसे दूध को अपन क्या करते हैं, पहले उबालते हैं फिर ठंडा करके रख देते हैं, तो उबालने से उसमें कीटाणु मर जाते हैं और ठंडा करने से दोबारा नए कीटाणु नहीं फैलते। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा, उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। जैसे उबालते हैं तो तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने से क्या होता है, उसमें सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में ठंडे में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक बार उसमें से सूक्ष्म जीव खत्म कर दिए गर्म करके, तो जब अपन उसको फ्रिज में रखेंगे तो ठंडे वातावरण में सूक्ष्म जीव फैलते नहीं हैं। ठीक है, वृद्धि रुक जाती है और फिर हमारा भोजन स्वस्थ रहता है, ऐसा का ऐसा अच्छा खाने लायक रहता है। ठीक है, तो पहले आप गर्म करो, जैसे सब्ज़ी बनाते हो तो गर्म करके सारे कीटाणु मर जाते हैं, फिर फ्रिज में ठंडा करके रख दो, तो जो मर गए तो अब एक भी कीटाणु नहीं है, और फ्रिज में रख दिया तो नए कीटाणु उसमें नहीं फैलेंगे। आगे आता है हमारा पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को पहले 70 डिग्री तक गर्म करते हैं, फिर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एक ठंडा कर उसको भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण भी कहते हैं। तो दूध का पाश्चरीकरण क्या होता है, ये सवाल आता है। तो देखो, दूध को पहले 70 डिग्री तक गर्म करो ताकि उससे सारे कीटाणु मर जाएं, और फिर उसके बाद फटाफट से उसको ठंडा करके 15-30 सेकंड में थोड़ी देर में ठंडा करके फ्रिज में रख दो, तो फिर दूध में नए कीटाणु नहीं फैलेंगे। और देखो, जो आपने जो थैली में दूध आता है सरस का, अमूल का, तो उस पर लिखा होता है देखो पाश्चरीकृत दूध, पाश्चरीकृत। तो उसको भी ऐसे ही डेयरीज़ में क्या करते हैं, पहले गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं, तो हमारे पास वो फिर दूध आता है थैली में, तो वो कीटाणुओं से रहित होता है, उसमें कोई कीटाणु नहीं होते। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायु रोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। आजकल जैसे चिप्स वगैरह या सब्जियां वगैरह क्या आती है, ऐसे पैकेट्स में आती है जिसमें हवा भरी होती है और सूखी हवा भरी होती है, जिससे क्या होता है, नमी सब्जियों तक, मेवे तक, जैसे बादाम वगैरह हो गया, तो इन तक नमी पहुंच नहीं पाती और उसमें सूक्ष्म जीव नहीं लगते और हमारे भोजन को ख़राब नहीं करते। अगला टॉपिक अपना नाइट्रोजन स्तरीकरण। तो बच्चों, ये अपन पढ़ चुके हैं, मैं आपको डायग्राम के अंदर समझा देता हूँ, उसी को रिपीट किया है कि जैसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो जिनकी जड़ों पे क्या होते हैं, राइजोबियम नाम के कुछ जीवाणु होते हैं, राइजोबियम नाम के लेग्यूम होते हैं जीवाणु। ठीक है, इन जड़ों पे जैसे छोटे छोटे निशान दिखाई दे रहे हैं आपको ऐसे, तो ये जीवाणु क्या करते हैं, हवा की नाइट्रोजन को सांस लेकर नाइट्रोजन के साधारण यौगिकों में बदल देते हैं इसको। ठीक है, और स्तरीकरण कर देते हैं, यानी नाइट्रोजन को यहाँ से बदल कर यहाँ ले आते हैं, और फिर इस नाइट्रोजन को ये जो जड़ें हैं पानी के साथ सोख कर पौधा अपने पास ले लेता है और भोजन बनाने में काम लेता है। फिर उस भोजन को जब जानवर खाते हैं, इंसान खाते हैं, तो उनके अंदर भी वो नाइट्रोजन आ जाता है। तो हम हवा की नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्तरीकरण कर देते हैं, हवा की नाइट्रोजन को बदलकर एक साधारण रूप, अच्छा रूप, जटिल रूप से साधारण रूप लाकर मिट्टी में छोड़ देते हैं, और फिर मिट्टी से पेड़ पौधे उसको सोख कर काम में ले लेते हैं। तो ऐसे हवा की नाइट्रोजन पेड़ पौधों और इंसानों में आती है इनडायरेक्टली। ठीक है, इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा। अब देखो, फिर तो ऐसा हुआ तो हवा की नाइट्रोजन धीरे धीरे कम होती जाएगी और पेड़ पौधों में बढ़ती जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा तरीका होता है जिससे फिर इन पेड़ पौधों की नाइट्रोजन वापस हवा में चली जाती है और एक चक्र बन जाता है। तो वो नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, वो अपन अब पढ़ेंगे। तो हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। ठीक है, पेड़ पौधों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, इंसान के लिए भी, क्योंकि नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है। क्लोरोफिल जो पेड़ पौधे में होता है वो भी नाइट्रोजन से बनता है। न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, पेड़ों को काफ़ी काम आते हैं, वो भी प्रोटीन से वो नाइट्रोजन से बनता है। विटामिन वगैरह भी नाइट्रोजन से बनते हैं। ठीक है, मतलब और भी चीज़ें काम में आती हैं, लेकिन नाइट्रोजन भी काम में आता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि हवा की नाइट्रोजन बहुत जटिल होती है, उसको अपन काम में नहीं ले सकते प्रोटीन विटामिन बनाने के लिए। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल और जीवाणु होते हैं जो मिट्टी में
जैसे राइजोबियम एक जीवाणु हो गया जो कुछ पेड़ों की लेग्यूम पौधे जिनको बोलते हैं लेग्यूम पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन का स्तरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। तो हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के साधारण यौगिकों में परिवर्तित करके मिट्टी में छोड़ देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार का उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है तो पौधे उस उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। तो जड़ों द्वारा उस नाइट्रोजन के यौगिकों को अपने अंदर ले लेते हैं। इसका पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन बनाने में और बाकी यौगिकों के संश्लेषण करने में काम आता है, भोजन बनाने में काम आता है। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उस प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त कर लेते हैं। और जो जंतु जिन पौधों को खाते हैं तो उन पौधों को खाने से जो पौधों ने भोजन बनाया नाइट्रोजन जड़ों से सोख कर, तो वो नाइट्रोजन फिर यौगिक उनके अंदर भी आ जाते हैं। ठीक है। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद जब ये पौधे और जंतु मर जाते हैं तो इनके अंदर जो नाइट्रोजन यौगिक आ गए, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक, मिट्टी में दूसरे तरह के जीवाणु और कवक होते हैं। इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट नाइट्रोजनी यौगिकों को अपशिष्टों को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित करके मिट्टी में छोड़ देते हैं, जो पौधों द्वारा दोबारा जड़ों से काम में ले लेते हैं। और कुछ विशिष्ट जीवाणु ऐसे होते हैं जिन नाइट्रोजनी यौगिकों को वापस नाइट्रोजन गैस हवा वाली में बदल देते हैं, और कुछ नाइट्रोजन यौगिक जो बदले वो वापस नाइट्रोजन गैस से हवा में चले जाते हैं, जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बराबर ही रहती है, स्थिर रहती है, बदलती नहीं है। ठीक है। तो देखो ये आपको डायग्राम दिया गया है नाइट्रोजन चरखी। बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, आपको याद भी रखना होगा क्योंकि ये डायग्राम आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है। तो जैसे हवा में जो नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, इस हवा वाली नाइट्रोजन को कुछ जीवाणु और हरे शैवाल क्या करते हैं, स्तरीकरण कर देते हैं, जिससे नाइट्रोजन यौगिक बने जाते हैं। और ये नाइट्रोजन यौगिक कहाँ पे चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। इन मिट्टी से कौन लेते हैं इनको, पेड़ पौधे ले लेते हैं। पेड़ पौधों फिर अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें ये नाइट्रोजन के यौगिक आ जाते हैं। इन पेड़ पौधों को जब जंतु खाते हैं तो उनमें चले जाते हैं। ठीक है। अब जंतु और पेड़ पौधे जब मर जाते हैं तो मरने के बाद कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनको वापस इस नाइट्रोजन से बने प्रोटीन विटामिन में से नाइट्रोजन यौगिक निकाल कर मिट्टी में डाल देते हैं। और इस मिट्टी में जो आ गए उनमें से कुछ तो पौधे वापस खा लेते हैं और कुछ क्या करते हैं, जीवाणुओं द्वारा वापस नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करके हवा वाली नाइट्रोजन में चले जाते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और ये दी गई है, बिजली के द्वारा, जैसे कभी कभार बिजली गिरती है ना, उससे भी इतनी क्षमता होती है कि हवा के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक बनाकर मिट्टी में डाल देती है। तो ये आपका नाइट्रोजन चक्र है, इसको आप समझ लीजिएगा। बार बार मेरे वीडियो को रिवाइंड करके 2-3 बार, इंपॉर्टेंट आपके लिए। यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप तीनों पार्ट्स को एक बार रिवाइंड करके फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में 1.5 1.75 स्पीड में देख लीजिए, जिससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपको। और अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे, प्रश्न उत्तर, जिनको आपको कॉपी में करना होगा। कॉपी आपको बता ही दी कैसे बनानी है, कि वाइट रजिस्टर, वो जैसे पिछले साल रजिस्टर बनाते थे वैसे बनाना है। एक साइड ब्लैंक, एक साइड लाइनिंग। ब्लैंक साइड में सिर्फ डायग्राम्स बनेंगे, लाइनिंग साइड में आपको काम करना होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।